हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का भाग बा, जो कि मुख्य विषय विज्ञान का है, तो उसमें 120 क्वेश्चन आने हैं। तो कल हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक कंप्लीट किए थे। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और साथ में जो हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का टेस्ट होने के बाद मैं इसी इसी अपने यूट्यूब चैनल पर सी टेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के इसी प्रकार से चुन चुन के क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो सी टेट के जो दोनों दोनों है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इन दोनों के भी मैं इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट सिलेबस वाइज आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन वाह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें आवासा में द ऑप्शन दिए हैं। तो क्या है कि मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसमें चुन चुन के क्वेश्चन डालता हूं जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, व्यापम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इससे कोई दिक्कत नहीं समझें कि ऑप्शन में ABCD नहीं है, आगे वो भी होंगे। तो कहीं से मैं मुख्य 10 क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ, कहीं से 10 क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ, इस प्रकार से मुख्य मुख्य प्रश्न लेता हूँ। तो चलिए, और जैसे कि मैंने नीचे भी लिख रखा है उत्तर ऑप्शन वाह, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस रहता है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप। और एक और होता है, अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो वह होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ये है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन वो रहता है फ़ारेनहाइट में। यानी कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप जाएगा तो मनुष्य को ऐसा लगेगा जैसे उसे बुखार है। तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो वह होगा 98.4 फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन सा। जैसा कि यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो आप मैं हर हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऑप्शन पे आप ध्यान ना दें। आर्किमिडीज है, जो कि मैं खुद बोलता हूँ, तो आप उस पर ध्यान दें। क्या है कि भाई टाइपिंग में बहुत मेहनत लगती है, तो टाइपिंग में थोड़ी बहुत यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सा, आर्किमिडीज। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 63, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो ये समझिए आप कि निकट दृष्टि में होता क्या है। जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें इसमें जो मनुष्य है उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब ये होगा कि पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। तो आपका सोचना गलत है। निकट दृष्टि दोष में यानी 10 मीटर से हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती, और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें हमें पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अगर हम अप्तर लेंस का प्रयोग करें तो उसे यह दोष दूर हो सकता है। ऑप्शन वाह। जैसा कि नीचे भी लिखा है उत्तर ऑप्शन वाह। अप्तर लेंस का प्रयोग कर दें उसके चश्मा में, तो वह वस्तुओं को फिर साफ देखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 64, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन भी आ गया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ऑप्शन द। नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है सर आइजैक न्यूटन का। जो न्यूटन के 3 सिद्धांत हैं, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। जो न्यूटन के 3 सिद्धांत हैं, उसका जो तृतीय नियम है, वह कहता है कि जो क्रिया है उसके विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है, होती है। यानी कि जो हमारी रॉकेट उड़ान भरती है, वह न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर ही भरती है। यानी कि जब
रॉकेट में ईंधन भरा जाता है और जब उसमें उसको जलाया जाता है तो उससे जो गर्म गैसें निकलती हैं वह धरती में टच होकर नीचे से ऊपर के लिए फोर्स लगाती है। इस प्रकार हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो यह तीनों नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। तो और भी मैं इसमें जो पॉइंट समझाता हूँ उनको भी आप विशेष याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बहुत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। वहां था निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है और दूर दृष्टि दोष में जो मानव है वह पास की वस्तुएं नहीं देख पाता है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप विशेष याद रखें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मैंने बहुत ही आप लोगों को विश्लेषण करके समझाया है। ऑप्शन आ अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 67, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको दूर की वस्तुएं यानी 10 मीटर की दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ऑप्शन वा। क्वेश्चन नंबर 68, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस, यानी कि वह लेंस कौन सा है, तो वह है उत्तल लेंस। ऑप्शन ऑप्शन वाह, उत्तल लेंस। यानी कि जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पूछा गया कि अगर पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो हम उत्तल लेंस के द्वारा उसको साफ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस छोटा दिखाई देता है तो इसमें किया गया है अवतल लेंस का प्रयोग। यानी कि अगर बड़ा दिखाई देता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग, अगर छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 70, तारे टिमटिमाते हैं तो जो आकाश में तारे हैं यह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन अपवर्तन के कारण, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश आता है पहले उसका अपवर्तन होता है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सा बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 72, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें शिस्तत व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन वा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन वा। क्वेश्चन नंबर 73, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है तो वह चढ़ता है पेस्ट तनाव के कारण। ऑप्शन आ पेस्ट तनाव के कारण। इस पेस्ट तनाव के कारण में लालटेन में मिट्टी का तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है जिससे हमारी लालटेन जलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 74, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो वह एकाएक पारे का गिरना प्रदर्शित करता है तूफान आने की आशंका। ऑप्शन आ तूफान आने की आशंका, जैसा कि यहाँ भी आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 75, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। ऑप्शन द तो कमरे का ताप बढ़ता है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 76, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में लेगा तो वह लेगा 10 मिनट। यानी कि अगर 90 डिग्री सेल्सियस है वो 80 तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 से 70 यानी 10 डिग्री और सेल्सियस कम कर दें तो उसमें भी 10 मिनट सॉरी उससे फिर उसके बाद वह 10 मिनट से अधिक लेगा, क्योंकि जो 90 से 80 है यह बहुत गर्म होगा तो यह जल्दी ठंडा भी होगा और जब 80 से 70 जाएगा तो यह फिर और ज़्यादा टाइम लेगा, फिर 70 से 60 जाएगा तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा। यानी कि अगर ज़्यादा गर्म है तो वह स्पीड से जल्दी ठंडा भी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सा 10 मिनट से अधिक। ऑप्शन ऑप्शन सा 10 मिनट से अधिक। क्वेश्चन नंबर
77 अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन की सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन आ अधिक गर्मी महसूस करते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जिसके शरीर में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है तो उसकी त्वचा उतनी ही ज्यादा काली होती है, क्योंकि जितनी अधिक मेलेनिन की मात्रा होगी उसकी त्वचा उतनी ही अधिक काली होगी, जिससे उसे गर्मी उतनी ही अधिक गर्मी महसूस होगी। ऑप्शन आ। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मानव की शरीर की त्वचा का रंग गोरा और काला क्यों होता है? तो वह मेलेनिन की कमी या अधिकता से होता है। जितनी ज्यादा मेलेनिन की कमी होगी तो वह गोरा होगा, और जितनी ज्यादा मेलेनिन की अधिकता होगी उतनी ही ज्यादा उसकी त्वचा काली होगी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। ऑप्शन हाँ। क्वेश्चन नंबर 78 खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो खाना खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता का। ऑप्शन सा उच्च विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा का अर्थ है कि गर्मी, तापमान का बढ़ाने वाला, यानी कि जितना ही ज्यादा तापमान बढ़ाएगा ऊष्मा यानी कि गर्मी बढ़ाएगा तो उतनी ही जल्दी खाना पकेगा। और चालकता निम्न होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी चालकता है वह कम होनी चाहिए, और जबकि ऊष्मा यानी कि ताप अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन सा उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। क्वेश्चन नंबर 76 झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ता है, यानी कि जब ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो उसका ताप बढ़ेगा। ऑप्शन सा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी पे बर्फ का गलनांक होता है 273 के। ऑप्शन ऑप्शन द 273 केल्विन, यानी कि अगर 273 केल्विन कहें हम या 0 डिग्री सेल्सियस कहें एक ही बात है। यानी कि अब ये जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस हुआ यहाँ तापमान, तो यहाँ 4 और जुड़ जाएगा, यानी कि 274 वो सॉरी 73 प्लस 4 277 डिग्री 273 और 4 277, यानी कि 277 केल्विन पे होगा अपना 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। यानी कि अगर कहीं 273 केल्विन लिखा है तो आप समझिए कि वहां तापमान डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यह सामान्य ताप माना जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 81 किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन वाह लाल रंग की। क्वेश्चन नंबर 82 कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। यानी कि अभी आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे रेफ्रिजरेटर आपके कमरे में रखा है, यानी कि अपने घर में जो यूज होता है फ्रिज, अगर हम उसका गेट खोल दें तो लोग सोच रहे होंगे कि उससे पूरा कमरा ठंडा बना रहेगा। तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि अगर रेफ्रिजरेटर का हम दरवाजा खोल खोल देते हैं तो और वायु गर्म हो जाएगी, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 83 यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। अब एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो एक ही गुरुत्वाकर्षण होगा तो उनका वेग भी समान होगा। ऑप्शन वाह वेग समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो वह पैकेट उपग्रह उपग्रह के समान उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ऑप्शन सा अब क्यों करेगा? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है, जैसे कोई उपग्रह घूम रहा है, अगर हम उससे कोई पैकेट या कुछ भी डाल दें तो बाहर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच लेगा, और जो उपग्रह जैसे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं उसी प्रकार वह पैकेट भी चक्कर लगाने लगेगा। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 85 किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन द, यानी कि अगर हम पेंडुलम की लंबाई दुगनी करते हैं तो उसका जो आवर्तकाल है वह भी दोगुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन द।
क्वेश्चन नंबर 86, इंद्रधनुष में होते हैं, तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, ये तो आपको सभी को पता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड, ऑप्शन सा, 2 सेकेंड, ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ऑप्शन वाह, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। और इसके साथ ये तो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि हमारे भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर कभी ये पूछे कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 10 नवंबर को। यह आप दोनों तारीखें याद रखें, इस पर इसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो। सॉरी, 10 नवंबर को आप लोग समझ गए होंगे, जैसे वहां गलत लिख भी गया था, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय तो आपको पता ही है कि हमारे भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इन दोनों डेटों को आप याद रखें, अगर विश्व का पूछे तो 10 नवंबर, और राष्ट्रीय पूछे तो 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय विज्ञान संस्थान से स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान से स्थित है बेंगलुरु में, ऑप्शन आ, बेंगलुरु में है भारतीय विज्ञान संस्थान से स्थित। क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश को धरती पर आने में कितना समय लगता है, तो यानी कि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो हमारी धरती तक आने में उसे 500 सेकेंड लगते हैं, ऑप्शन आ, 500 सेकेंड। लेकिन कभी कभी मिनट में पूछ लेता है तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर हम 500 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करें, अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 500 में 6 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट, सॉरी 6 का नहीं 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 500 सेकंड किया। अगर सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड, अब मिनट में हम भाग देके इसको निकालते हैं, तो 0 से 0 गया। अब 6 पंच 30, 6 छः 36, 6 7 42, 6 8 48 है, यानी कि 48 में हो गए अपने 8 मिनट पूरे पूरे। अब यहाँ बचे हैं अपने यानी कि 48, यानी कि 480 सेकंड हो गए। अब बचे हैं बाकी 20 सेकंड, तो हमारा होगा 8 मिनट 20 सेकंड। तो आप इसको भी याद रखें, दोनों पॉइंट को। अगर सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड, और अगर मिनट में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड, इन दोनों को आप याद रखें। इस प्रकार हमारे जो विज्ञान के हमने 90 क्वेश्चन आना है मुख्य विषय के, तो वह यानी कि 60 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, और 30 क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो 30 क्वेश्चन विज्ञान पेडागोजी के यानी कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र के आना है, उनको हम देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, तो समाधान का प्रयास करना, समस्या समाधान विधि का चरण है, निष्कर्ष निकालना यह भी चरण है, स्थिति की कल्पना करना यह भी चरण है, लेकिन ऑप्शन डी अवलोकन करना समस्या समाधान का चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान उपागम के कितने चरण हैं, तो इसके हैं 4 चरण, ऑप्शन ए, यानी कि 4 प्रकार से हम समस्या को समाधान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है, तो रेखांकित करना एक कार्यसूचक क्रिया है। तो रेखांकित करने का अर्थ कि हम किसी को बताएं कि तुम ऐसा करो, तो यह कार्यसूचक क्रिया है कि आप ऐसा कीजिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निम्नलिखित निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपरोक्त परिभाषा दी, तो यह परिभाषा दी थी विज्ञान की अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है,
तो प्रोजेक्ट विधि यह बच्चे बनाते हैं, यह भी अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है। प्रयोगशाला यह भी बच्चों से प्रयोग करवाए जाते हैं, तो यह भी अध्यापक केंद्र नहीं है। समस्या समाधान की समस्या को कैसे समाधान करें, तो यह भी अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया, तो वह दिया था बी एस ब्लूम ने। ऑप्शन वी एस ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 97, आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं, तो आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। ऑप्शन सी, नॉर्मन ए क्राउडर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है, तो विज्ञान मेला विज्ञान क्रिया में सहायक नहीं है। ऑप्शन सी, यानी कि विज्ञान जो मेला लगता है उसमें बच्चे देखते हैं विज्ञान के मेला किस प्रकार, सब विज्ञान से ही संबंधित रहता है। तो यह बच्चों की शिक्षा यानी कि पढ़ाई में तो कोई सहायक नहीं है, बाकी श्याम पट पे हम लिखते हैं यानी ब्लैक बोर्ड पे। तो यह बच्चों की शिक्षण में सहायक है। पाठ्य पुस्तक भी है, अगर पुस्तक नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ेंगे। सेव्य दृश्य सामग्री यह भी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, तो ग्रामोफोन, ये तो आप सभी जानते होंगे, ग्रामोफोन एक श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि एवं सुधार, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। यानी कि जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसे यह देखना कि बच्चों ने कितना पढ़ा है और कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आप साधारण भाषा में समझे तो इसका अर्थ यही होगा। अधिगमकर्ता यानी कि छात्र है, उनकी उपलब्धियां जानना कि उन्होंने कहाँ तक उपलब्धियां प्राप्त की हैं और उनमें क्या गलती है तो उसको उसमें सुधार लाना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है, तो मानव शरीर के विभिन्न संस्थान इकाई योजना के लिए उपयुक्त हैं। ऑप्शन सी, यानी कि पूरे शरीर, जैसे हमारा हार्ट अलग है और हमारे हाथों पैरों सभी जितने अलग अलग अंग हैं उनको एक ही में पढ़ना, इसी को इकाई योजना बोलते हैं, एक जगह पढ़ना। तो मानव शरीर के विभिन्न संस्थान इकाई योजना के लिए उपयुक्त विषय, उपयुक्त एक मतलब कुछ भी कहें, उपयुक्त इकाई है। क्वेश्चन नंबर 102, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हैं। यह विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता मानदंड की अपेक्षा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103, विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो विज्ञान मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के कार्य होने चाहिए। यह सही नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार के कार्य देंगे तो क्या मतलब निकलेगा। उत्तरों के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए, यह भी सही नहीं है। विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन एक आधार होना चाहिए, यानी कि कोई आधार बताना चाहिए, तो यह सही है। ऑप्शन सी, सॉरी, यहाँ तो है ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ है ऑप्शन डी, यानी कि केवल सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं, तो वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। सही है भाई, कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं, क्योंकि विज्ञान में अनेकों सुधार होते रहते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक कोई थ्योरी दे गया तो दूसरा वैज्ञानिक आया उसमें और थ्योरी ऐड की, तो इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। सही है। वैज्ञानिक व्याख्या खंडन योग्य है, बिल्कुल जैसा कि मैंने ऊपर समझाया। जैसे कोई वैज्ञानिक कोई व्याख्या या थ्योरी दे गया
तो जो नया वैज्ञानिक आएगा उसको वह और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगा। तो वैज्ञानिक व्याख्या खंडन योग्य है, यह भी सही है। यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है, बिल्कुल यह भी सही है, यह भी सही है। यह ज्ञान का परम भंडार है, इसको हम सही नहीं मान सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। ऑप्शन ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 105, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया है? तो वह किया गया है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम को। ऑप्शन ए, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम को, यानी कि जैसे आप यहाँ शॉर्ट में भी देख सकते हैं HSTP, यानी कि होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए, HSTP यानी कि होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 106, खोज विधि द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 107, कक्षा 7वीं के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती है? तो इस विधि में प्रयोग करना, इसमें निपुणता नहीं मापी जा सकती है। ऑप्शन ए, प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 108, एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। प्रकाश संश्लेषण के विषय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? तो इसके लिए होगी सबसे अच्छी हुक गतिविधि क्या होगा यदि पौधों से पत्तों को हटा दिया जाए, इसके बारे में जानना। ऑप्शन ए, क्या होगा यदि पौधों से पत्तों को हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 109, एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए उपयुक्त है? तो इस गलत धारणा को दूर करने के लिए मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। ऑप्शन बी, यानी कि अगर इसका हम साधारण भाषा में समझे, जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि मिट्टी में नमी नहीं होती है, तो अगर उसे हमें बताना है कि मिट्टी में नमी होती है तो पहले हम गीली मिट्टी लें, ठीक है, उसका वजन करें कि गीली मिट्टी कितनी होती है, उसके बाद हम उसे धूप में रख दें और जब पूरी तरह सूख जाए फिर उसका वजन करें तो जितना वजन कम होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें इतनी नमी थी और वह बच्चा भी संतुष्ट हो जाएगा, उसे भी पता चलेगा कि मिट्टी में नमी होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110, श्रीमान राकेश अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा को पढ़ा रहे थे। निम्न में से कौन सा उदाहरण वे अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्रमाणक कार्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए कर सकते हैं लोहे को जंग लगने से बचाने हेतु सुरक्षात्मक विलयन तैयार करना। ऑप्शन सी, क्योंकि लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और यह क्रिया बहुत धीमी होती है। यानी अगर कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे धीमी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, तो आप वहां ऑप्शन में देख लेना लोहे में जंग लगना सबसे धीमी रासायनिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 111, भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है? तो भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सी विधि रटने पर बल देती है? तो संश्लेषण विधि रटने पर बल देती है। ऑप्शन डी,
संश्लेषण विधि रटने पर बल देती है। यहाँ मैं थोड़ा विश्लेषण करना भूल गया। प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना यानी कि जैसे कहीं हमें पेड़ पौधों के बारे में जानना है तो हम उन पेड़ पौधों के पास जाएंगे और उनको देखेंगे यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो उसे भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ बहुत है, उससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से किस शिक्षण विधि का आविष्कार किलपैट्रिक द्वारा किया गया? तो प्रायोजना विधि विधि का आविष्कार किलपैट्रिक द्वारा किया गया। ऑप्शन सी प्रायोजना विधि का। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? तो विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना यह विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी यानी कि विद्यार्थियों का जो अतिरिक्त समय का उपयोग है उसको उसका उपयोग करना विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है बच्चों को सिखाना सिखाना और उसके बारे में जानना कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वह क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 115, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। तो मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है कि उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था यानी कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, मंद बुद्धि का अर्थ है कि पढ़ाई में कमजोर होना, तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से है कि अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए है पादप जीवंत होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं? यानी आप इसे शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा में समझें तो जैसे छात्रों को निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए यानी कि वह कुछ निर्णयात्मक तर्क समझ सकें। तो पादप जीवंत होते हैं यानी कि पेड़ पौधे जीवित होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं? तो जब पेड़ पौधे जीवित हैं तो वह श्वसन भी करते होंगे। तो इसके बारे में समझाना छात्रों के निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे अच्छा है। ऑप्शन सी कि पेड़ पौधे जीवित होते हैं, वो जब जीवित हैं तो यह श्वसन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, विज्ञान शिक्षण द्वारा अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया करें, एग्जाम्स में भी जाएं तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। जैसे कि विज्ञान शिक्षक द्वारा अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है, यानी कि अवसादन कोई साधन उपलब्ध ना हो तब उसके लिए कौन सा उपयुक्त संसाधन होगा? तो इसके लिए होगा मटमैले पानी का एक गिलास। ऑप्शन डी मटमैले पानी का एक गिलास। जैसे कोई संसाधन ना उपलब्ध हो तो आप उपयुक्त संसाधन यह रहेगा कि आप कोई मटमैला पानी हो, एक गिलास पानी लें, अगर हम उसमें क्लोरीन को डाल दें तो वह पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो यह भी एक प्रयोग ही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का परीक्षण करना यह अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, तो पहले कथन ये देखते हैं, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में ऐतिहासिक घटनाओं
का सम्मेलन होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, ये तो हो गया, कथन के सम्मेलन होना चाहिए। अब कारण, विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणा को ऐतिहासिक विकास है को समझना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, यह दोनों सही हैं, यानी कि कथन भी सही है और कारण कारण भी सही है। अब देखते हैं इसका आंसर, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए, हैं तो सही दोनों, लेकिन जो ये कथन है वह सॉरी, जो आर आर कारण है वह ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कंप्लीट किया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और इसके बाद में सीटेट के भी इसी प्रकार सिलेबस अनुसार मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इसी अपने यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर उपलब्ध करवाऊँगा, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पेपर फर्स्ट 1 से 5वीं तक है और पेपर सेकंड 6 से 8 तक है। इन दोनों के सिलेबस अनुसार मैं आप लोगों को इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट और साथ में पीडीएफ आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँ उसका सीधा नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।